अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा समवेयर नियर वाशिंगटन। 19 जून 2024 के इख्तिताम पे पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और पाकिस्तान के खित्ते से रिलेटेड बहुत सी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की चंद डेवलपमेंट्स के ऊपर कमेंट करूं, मैं बहुत क्विकली ब्रीफली मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूं कि किस तरह से मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट खबर वो है जहां पाकिस्तान आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर, जिनके बारे में हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग ये दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से उनका ताल्लुक़ रहा है, ब्रिगेडियर अली हमज़ा, उन्हें पंजाब में झेलम डिस्ट्रिक्ट में लिल्ला इंटरचेंज के करीब मंडे की रात को 4 अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने टारगेट किया, जिसमें उन्हें हलाक कर दिया गया। और यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब वो गाड़ी में अपनी बीवी और बच्ची के साथ ट्रैवल कर रहे थे। इसकी मैं मज़ीद डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन मेरे पास इस हवाले से बहुत से पॉइंट्स हैं। मैं इसको बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट समझता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये ख़तरनाक डेवलपमेंट क्यों है। बिकॉज इससे पहले जो क्लेम हिंदुस्तानियों ने जिसका क्रेडिट लिया है और उनके ज़राए ब्लाग ने, वो 21 असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हैं। वो सारी की सारी असैसिनेशन अटैम्प्ट्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, उनका क्लेम था कि मुख्तलिफ मिलिटेंट्स जो कहीं लश्कर तैयबा के, कहीं जैश ए मोहम्मद के और कहीं सिख जो हैं उनको टारगेट किया गया। लेकिन उसमें कहीं पर भी पाकिस्तानी अफवाज के या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के किसी एक्स जो सर्विंग ऑफिशियल है उसको टारगेट नहीं किया गया। अभी जो सर्विंग ऑफिशियल को टारगेट किया गया, ये भी किसी सूबेदार को या किसी नॉन रैंक बंदे को टारगेट नहीं किया गया, किसी सार्जेंट को टारगेट नहीं किया गया, किसी एनसीओ को टारगेट नहीं किया गया, इवन किसी लेफ्टिनेंट या कैप्टन को टारगेट नहीं किया गया। बल्कि इसमें जो अडोसिटी है, इसमें जो जुर्रत दिखाई गई है, वो ये कि एक सीनियर रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ अ ब्रिगेडियर, यानी उसको टारगेट किया गया है। और उसके बाद जिस तरह से इसकी नशर व इशात की गई है, उसमें ये तो नहीं कहा गया कि हमने ये किया है, लेकिन उससे क्लियर तासुर यही है कि हिंदुस्तान के इन ज़राए इब्लाग को हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने इनको ब्रीफ किया है। यही वजह हो सकती है कि दर्जन से ज़्यादा हिंदुस्तान की जो क्रेडिबल पब्लिकेशंस हैं वो 1-2 घंटे के अंदर ही मनोअन बिल्कुल एक मिलती जुलती एक ही किस्म फैक्ट्स के साथ, जैसे लगता है कहीं से एक हैंड आउट आया है, कहीं से एक प्रेस रिलीज आया है, इस खबर को वो नशर करते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैं उसके ऊपर भी कुछ कमेंट्स कर सकता हूँ। मेरे नज़दीक ये खासी एक ख़तरनाक किस्म की डेवलपमेंट्स है। इससे रिलेटेड और भी डेवलपमेंट्स हैं जहाँ हिंदुस्तानी ज़राए अब्लाग के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में जो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, जो अब तक 5 हो चुके हैं सिर्फ जून के महीने में, वो उनका शक का इजहार यही है। वन सेकेंड उन्होंने लिखा तो नहीं कि ISI करवा रही है, लेकिन जिस तरह से वो रिपोर्ट हो रहे हैं वो ज़ाहिर है उनका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस आउटफिट्स पे ही उसका इल्ज़ाम जो है वो जाता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा, एक मैं चीज़ इसमें शुरू में आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई है ब्रिगेडियर अली हमज़ा की, ये अपनी नौइयत की पिछले 2 बरस में, 2 बरस या कुछ महीनों में 22वीं असैसिनेशन है जो पाकिस्तान के अंदर हुई है। और पाकिस्तान के अंदर जो असैसिनेशन टारगेटिंग हो रही हैं, ये कोई आज़ाद कश्मीर में नहीं हो रही, ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जगह जगह हो रही हैं, जिनकी डिटेल्स मैं एक एक करके आपके सामने कुछ चीदा चीदा रखता हूँ। ये कराची में भी टारगेट किया गया है, ये आज़ाद कश्मीर में भी टारगेट किया गया है, ये मुजफ्फराबाद में भी किया गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भी किया गया है, ये सियालकोट में भी किया गया है, ये लाहौर के अंदर भी किया गया है, और ये झेलम में आपने मोटरवे के ऊपर जो है लिल्ला इंटरचेंज के हवाले से भी किया गया है। तो वेरएज़ के पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम हिंदुस्तानी ज़राए इब्लाग लगा रहे हैं वो स्पेसिफिक टू जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन हिंदुस्तानी साइड से जो हमले पाकिस्तानी साइड पे हो रहे हैं, जिनका क्रेडिट लिया जा रहा है, वो अक्रॉस पाकिस्तान हो रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको जहन में रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे कुछ इसकी डिटेल्स जो है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी और ये मिलती जुलती सारी स्टोरी आपको हर जगह ही हिंदुस्तानी ज़राए इब्लाग में मिल जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो स्टोरी है वो ये कहती है कि 2018 में संजवान का जो जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी कैंप था, वहाँ ऊपर एक हमला हुआ और उस हमले की जिम्मेदारी हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस के हिसाब से ब्रिगेडियर अली हमज़ा की बनती थी, जहाँ 6 हिंदुस्तानी सिपाही जो हैं, सोल्जर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के या आर्मी के, वो हलाक हुए और 1 दर्जन से ज़्यादा जो हैं 12 वहाँ पे ज़ख्मी हुए। और उस वक्त ही हिंदुस्तान की जो उस वक्त की डिफेंस मिनिस्टर थी, मेरा ख्याल है निर्मला सीताराम थी शायद उस वक्त, राजनाथ सिंह से पहले, उन्होंने ये कहा था कि हम इसका बदला जो है वो लेंगे। फिर हिंदुस्तानी ज़राए अब्लाग से हमें पता चलता है अब जो अब तक ये 22वीं असैसिनेशन अटैम्प्ट हो चुकी है। मैं 22 के 22 की डिटेल्स तो आपके सामने शेयर नहीं कर रहा, लेकिन चीदा चीदा जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मेंशन किए जा रहे हैं हिंदुस्तान के ज़राए अब्लाग में। अच्छा, ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान के ज़राए अब्लाग में इसके हवाले से बिल्कुल
डिटेल्स नहीं है, ना काफ़ी हैं। वहाँ तो सारी की सारी डिटेल्स ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्रोपेगेंडा कर रही है, रियासत के ख़िलाफ़ ये लोग बाहर सोशल मीडिया पे क्या किया जा रहा है वगैरह वगैरह, जिसकी मैं कुछ तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन इतनी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे आपको पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर या पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर या पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की अभी तक पिछले 24, अब ज़ाहिर है मंडे का वाक़या है, मंडे गुजर गया, ट्यूसडे गुजर गया, वेडनेसडे के दिन ख़त्म हो गया, अभी तक पाकिस्तान के किसी ज़िम्मेदार पॉलिटिकल ऑफिशियल जो है उसने भी इसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दी, ना ही ISPR से इसके हवाले में कोई स्टेटमेंट हमारे सामने आई है। अगर ISPR की नहीं आती तो कम अज़ कम मिनिस्टर डिफेंस की आती। लेकिन इसी साल के शुरू में मेरा ख्याल है कि जनवरी 2021 के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने इस हवाले से एक बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब कहा था कि हम दुनिया के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने असेसमेंट शेयर की थी कि पाकिस्तानी पुलिसिंग और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस की असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर उस वक्त तक मेरा ख्याल 21 असैसिनेशन अटैम्प्ट हो चुकी थी आमिर सरफराज से पहले जनवरी में, और ये सारी की सारी जो है ये हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इनको ऑर्केस्ट्रेट कर रही है। और इस असेसमेंट में ये कहा गया कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी कनाडा में भी उसने हमले किए, वो अमेरिका के अंदर भी हमले करने की कोशिश कर रही है। निखिल गुप्ता को अभी हाल ही में इसी हफ्ते फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI जो है उसने फाइनली उसको चेक रिपब्लिक से एक्स्ट्राडाइट करके वो लेकर आए हैं अमेरिका में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि FBI जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन को कांटेक्ट कर रही है खुद से, और वो कह रही है कि हम ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के हवाले से तमाम जो इंस्टेंसेस और रिपोर्ट्स हैं उसको डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि जो निखिल गुप्ता के बाद उनकी जो सेंसिटिविटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है। इस मौके में मैं पाकिस्तानी जो आउटफिट है उसको एडवाइस करना चाहूँगा बहुत ही फ्रेंडली कि आपको बहुत एहतियात से चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। और जिस किस्म की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से जैसे अकील मलिक साहब जो हैं पाकिस्तान की जो PMLN के एक तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, कहते हैं बैरिस्टर हैं, सियासतदान है, वो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ऑन रिकॉर्ड में, ये स्टेटमेंट्स उनको इस स्टेज के ऊपर नहीं देनी चाहिए। बिकॉज नखील गुप्ता वाले इंसिडेंट के बाद जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका हो या कनाडा हो या बरतानिया हो, उनकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस किस्म के इंस्टेंसेस के हवाले से। तो वो बहरहाल एक सेपरेट पॉइंट है। लेकिन हिंदुस्तानी ज़राया अबलाग ये कहते हैं, जो मैं डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ, कि नवंबर 2023 के अंदर लश्कर तैयबा का एक जो मिलिटेंट है जिसका नाम ख्वाजा शाहिद है, जिसका लक़ब मियाँ मुजाहिद है, उसको टारगेट किया गया आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब। वो उसका भी क्रेडिट जो है वो ले रहे हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ब्रिगेडियर अली हमज़ा जो हैं उनकी बेटी और उनकी वाइफ उनके साथ थी, वो इस हमले में ज़ख्मी हुई हैं। लेकिन उनकी बीवी का ये कहना है कि उनकी किसी बिलोंगिंग्स को किसी ने वहाँ पे हाथ नहीं लगाया, और जो इन पे जो अटैकर्स हैं ये 4 अटैकर्स थे, 2 मोटरसाइकिल्स पे थे, और ये 2 मुख्तलिफ डायरेक्शन से आए। एक पीछे से ताक़ुब कर रहे थे ब्रिगेडियर अली हमज़ा की गाड़ी का, और एक सामने से आए हैं। इन्होंने कॉर्नर किया, गाड़ी को रोका है लीला इंटरचेंज पे, और उसके बाद इन्होंने बहुत ही इत्मीनान से एक फिल्म सीन की तरह ब्रिगेडियर साहब को ही टारगेट किया है। यानी आप ये ज़हन में रखिए कि उनकी बीवी और उनकी बेटी मामूली ज़ख्मी तो हुई हैं, लेकिन इतनी ज़ख्मी नहीं हुई कि पुलिस को अपना बयान ना दे सकें। इसका मतलब ये है कि जो अटैकर्स थे उनके टारगेट स्पेसिफिकली ब्रिगेडियर अली हमज़ा थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी वाइफ ही कहती हैं कि कोई बिलोंगिंग्स नहीं ली गई, उनका कोई और इंटरेस्ट नहीं था एक्सेप्ट ये कि ब्रिगेडियर अली हमज़ा को उन्होंने टारगेट किया। सो अब ये बिल्कुल ही स्पेसिफिक टारगेट थे वो, और कोई उन्होंने ये भी कहा, उनकी वाइफ कहती हैं कि हमारी कोई दुश्मनी जो है वो बिल्कुल नहीं थी। अलबत्ता पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून वाहिद अखबार है जिसने इसको रिपोर्ट किया है पिछले 24 घंटे में। उसका कहना यह है कि उनके भाई जो थे ब्रिगेडियर साहब के, ब्रिगेडियर अयूब, वो भी पुलिस उनको अंडर सस्पेशन समझती है, बिकॉज वो भी एक मोटरसाइकिल पे ब्रिगेडियर साहब की गाड़ी के पीछे आ रहे थे। अब ये क्या मामला है, ब्रिगेडियर साहब जेहलम डिस्ट्रिक्ट में कहीं किसी शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रहे थे, तो हो सकता है उनके भाई भी उनके पीछे आ रहे हों। अदरवाइज पुलिस को शक उनके ऊपर है, उनके भाई के ऊपर भी है, और होना भी चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड, मतलब एक हिंदुस्तानी अगर एजेंसी इसका क्रेडिट ले रही है, या तो वो वैसे ही क्रेडिट ले रहे हैं, इसको भी जहन में रखना चाहिए। लेकिन अगर वो ये ज़ाती कोई फैमिली दुश्मनी भी हो सकती है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, इस स्टेज के ऊपर लग नहीं रहा। और ये हो सकता है कि ब्रिगेडियर साहब कोई लंबे ट्रैवल ना कर रहे हो, बल्कि कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो, और थोड़ी देर के लिए इंटरचेंज वगैरह उन्होंने क्रॉस किया हो, और भाई भी उनके उसी चीज़ में साथ जा रहे हों। लेकिन जो इसमें अनफॉर्चुनेट एलिमेंट है कि पाकिस्तानी ज़राए ब्लॉग में किसी किस्म की डिस्कशन नहीं है, ना तो कहीं आपको टेलीविजन में तो सिरे से ही नज़र नहीं आ रही, अखबारात में यूजली फिर भी डिस्कशन होती है, वहाँ नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्टर से और डॉन से, पाकिस्तानी हुकूमत से, कि बहुत ज़रूरी है ज़िम्मेदार लोगों के लिए कि आप इसकी एक ओपन डिस्कशन करें, ताकि इस मामले की तह तक हम पहुँचा जा सके। अदरवाइज़ इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लिकेशंस यहाँ पे डेवलप कर रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये पहली दफ़ा है कि एक सीनियर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की असैसिनेशन का क्रेडिट जो है वो हिंदुस्तानी एजेंसी ले रही है। इससे पहले मुख्तलिफ मिलिटेंट्स का क्रेडिट उन्होंने लिया, और ये एक बहुत बड़ा मार्क्ड डिफरेंस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। पुलिस ने अब तक, पंजाब पुलिस ने इसको एक ब्लाइंड मर्डर करार दिया।
जहन में रहे कि ब्रिगेडियर अली हमज़ा जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट उनकी ग़ालिबन बहुत पहले नहीं हुई। रिटायरमेंट के बाद वो डायरेक्टर रहे हैं इमरजेंसी सर्विसेज के पंजाब में, और 1122 जो एन उनकी उन पे जब अटैक हुआ असैसिनेशन का, तो 1112 वहाँ पहुंची है, 1122 को ही वो हेड भी करते रहे हैं। अच्छा, फिर हिंदुस्तानी ज़राए इब्लाग में याद करवाते हैं कि अप्रैल 2024 में इसी साल आमिर सरफराज जो हैं उन्हें लाहौर में टारगेट किया गया। उस वक्त जब ये खबर आई थी, मैंने इस पर वीलॉग किया था, उस वक्त आमिर सरफराज का ख्याल था कि शायद वो बच जाएं, लेकिन बाद में उनकी भी उसमें डेथ हो गई। ये 21वां हमला था। इस हिसाब से ब्रिगेडियर साहब पे जो हमला हुआ ये 22वीं असैसिनेशन अटैम्प्ट बनती है। दिसंबर 2023 के अंदर अदनान अहमद, जिनका लक़ब अबू हंजाला था, जो बताया जाता है कि लश्कर तैयबा के लीडर रहे हैं, उनका भी जम्मू एंड कश्मीर की मिलिटेंसी से ताल्लुक था, उन्हें कराची में टारगेट किया गया। अक्टूबर 2023 के अंदर सियालकोट में शाहिद लतीफ़ को टारगेट किया गया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भी लश्कर तैयबा से थे, और उनके ऊपर इल्ज़ाम हिंदुस्तानी ज़राए इब्लाग के हवाले से ये था कि जो पठानकोट पे एयरबेस पे हमला हुआ था जनवरी 2016 में, वो उसमें उनकी कोऑर्डिनेशन थी, उसमें वो मुलव्वस थे या उसको वो हेड करते रहे। अब इसमें बड़ा ज़रूरी इंपॉर्टेंट एक मैं आपको याद करवा दूं कि जो पठानकोट के एयरबेस का हमला हुआ था, जो हिंदुस्तान समझता है कि पाकिस्तानियों ने ऑर्केस्ट्रेट करवाया था, ये नवाज़ शरीफ साहब की सेकंड प्राइम मिनिस्टरशिप में हुआ। जब नवाज़ शरीफ जो हैं दिसंबर 2015 के आखिरी हफ्ते में, आपको याद है 25 दिसंबर मेरा ख्याल है, नवाज़ शरीफ साहब की फैमिली की शादी थी, मेरा ख्याल है मरीम नवाज़ साहिबा की साहिबजादी जो हैं उनकी शादी वलीमा था, जिसमें नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो है वो सरप्राइजिंगली, जबकि अपेरेंटली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता था, और बगैर वीज़ा के नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो है, जिसमें उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी थे अजीत डोवाल मेरा ख्याल है उनका नाम, ये सब लोग पहुँचे मशरक़ वस्ती से कहीं ट्रैवल करते हुए, और ये लाहौर वारद हुए, वीज़ा नहीं था, और इन्होंने ये शादी का मौका जो है अटेंड किया, जिसमें समझा जाता है कि दैट वाज दी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहाँ पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने रिएक्ट किया। हिंदुस्तानी ज़राए इब्लाग के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने पठानकोट पे हमले को ऑर्केस्ट्रेट किया अपना डिस्प्लेजर शो करने के लिए, और नवाज़ शरीफ और नरेंद्र मोदी के दरमियान में जो बॉनहोमी ये हनीमून था, ये ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश थी, उसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने नाकाम बनाया। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का मैं आपको बता दूं कि उस वक्त मौक़िफ़ ये था कि 25 दिसंबर को उनका अराइवल होता है, और पठानकोट के अंदर हमला इतनी जल्दी कोई भी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज ये जो अटैकर और हमला आवर थे पठानकोट के एयरबेस में, ये 31 दिसंबर को ही विद इन 5 डेज़ पठानकोट के पेरीमीटर में दाखिल हो चुके थे। तो कोई इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी तेज़ी से कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकती, वक्त लगता है प्लानिंग करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ से जो हिंदुस्तान में चूँकि बहुत छपता है पाकिस्तान के हवाले से, उनका कहना ये है कि ये पॉइंट ऑफ डिपार्चर था प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जहां उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने ये फैसला किया कि नवाज़ शरीफ जो हैं उनको काबिल कबूल नहीं है, बिकॉज वो उनकी रेड लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं, और वो हिंदुस्तान के साथ पींगें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी एक असर्टिवनेस जो है वो शो कर रहे हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मतलब इसका, अब इसको थोड़ा सा हम देख लें कि इसका मतलब जो है वो क्या बनता है। अभी मतलब इसका ये बनता है कि अच्छा, एक ज़हन में रखिए कि मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी नहीं है, इसको कोई 1 दर्जन से ज़्यादा हिंदुस्तानी अखबारात इसको शो कर रहे हैं, जिसका क्लियरली मतलब ये है कि इंटेलिजेंस आउटफुट जो है हिंदुस्तान की, वो उनको ब्रीफ जो है वो कर रही है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि हिंदुस्तानी ज़राए इब्लाग मसलसल ये कह रहे हैं, और ये पाकिस्तान में बहुत कम रिपोर्ट हुआ है, कि हिंदुस्तानी जो जम्मू है, जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर 5 हमले जून में हुए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जून 2024 से 17 जून 2024 के दरमियान में 5 हमले हुए हैं, और पहले 3 या 4 तो 9 और 12 जून 2024 के दरमियान में ये हमले हुए हैं। मैं वैसे थोड़ा सा ये ज़रूर कहूँगा एनालिटिकली स्पीकिंग कि पाकिस्तान के अंदर जो असैसिनेशन स्प्री है, जो 2 साल से चल रही है, और जो हमले जम्मू में हो रहे हैं, इनको आपस में आप इस तरह से कनेक्ट इसलिए नहीं कर सकते टेट फॉर टैट के। आप ये तो कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो है उसने ये, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीलॉग के आखिर में कहा था चंद जुमलों में, कि ये ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान की जो असैसिनेशन अटैम्प्ट्स की एक सीरीज़ ऑफ असैसिनेशन हो रही हैं, उस पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने एक काउंटर रिस्पॉन्स उन्होंने दिया हो, हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को ये मैसेज देने के लिए कि आप हमें इतना ज़्यादा कमज़ोर ना समझें, और अगर अभी तक हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप ये ना समझें इसको, आप हमारा एक आप हमारी एक इसको कि हमारा आप टॉलरेंस समझें, इसको ये ना समझें कि हमारे पास कैपेसिटी इश्यूज़ नहीं है रिस्पॉन्ड करने के लिए, और ये एक तरह से रिस्पॉन्स दिया गया है। और हिंदुस्तानी जो सीरीज़ ऑफ अटैक्स हुए हैं 2.25 बरस में, जिसमें से अब ये 22वां या 23वां जो है, ये इनफैक्ट 23rd बन जाएगा उस हिसाब से, ये जो 23rd बन जाएगा, ये मेरा ख्याल है 22nd बन जाएगा, ये जो इस हिसाब से हमले हैं, ये एक इंडिपेंडेंट उनका प्रोजेक्ट चल रहा है इंडियन इंटेलिजेंस का,
अगर आप उनकी जो सारी रिपोर्ट्स है उसको एनालिसिस करें, डॉट कनेक्टिंग करें, और उसमें वो कह रहे हैं कि जितने भी वो अनासर पाकिस्तान के अंदर हैं जिन्होंने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तानी पंजाब के अंदर सिख मूवमेंट के लिए और जम्मू एंड कश्मीर की जो मिलिटेंसी है उसमें उन्होंने कोई रोल प्ले किया था, तो हम उनको टारगेट कर रहे हैं। वो एक मैसेज दे रहे हैं उन तमाम ऑपरेटिव्स को कि तुम अगर पाकिस्तान के अंदर भी हो तो तुम लोग सेफ नहीं हो और हम तुम्हें हिट ऑन करेंगे। इन अदर वर्ड्स, बाज़ हिंदुस्तानी ज़राए ब्लॉग ने इसको मुसाद स्टाइल जो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेशंस हैं उसके साथ भी उन्होंने कंपेयर किया। लेकिन जहन में ये रखिए कि मुसाद ने ज़्यादातर जो पैलेस्टीनियंस को टारगेट किया वो कोई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोगों को टारगेट नहीं किया। उन्होंने बाय एंड लार्ज उन ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया है जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझी जाती हैं इसराइल और अमेरिका के हवाले से। यहाँ पर ये जो ब्रिगेडियर साहब की टारगेटिंग है ये मुझे एक आउट ऑफ द पैटर्न नज़र आती है। यानी कोई भी टारगेटिंग किलिंग दूसरे मुल्क में ख़तरनाक है और वो एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है, लेकिन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल को टारगेट करना मेरे हिसाब से एक आप रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। पाकिस्तानी रिएक्शन इस पर क्या आता है अभी हमारे सामने क्लियर नहीं है। अच्छा, अब इसमें यह है कि जो अगर आप हिंदुस्तानी डिटेल्स देख लें जिसका मैंने जिक्र किया कि पहले 9 से 12 जून के दरमियान में तो हमले जम्मू में हुए। 17 जून को जो हमला हुआ वो बांडीपुरा में हुआ है। कश्मीर यानी जो रियासत है, जो फॉर्मर स्टेट है, अभी तो यूनियन टेरिटरी है, उसमें हमला हुआ। जून 9 का जो हमला हुआ रियासी के अंदर, वो उसको हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तानी ज़राए ब्लॉग और डिप्लोमेट की बड़ी डिटेल स्टोरी है दी डिप्लोमेट की, जिसमें चीन के हवाले से भी स्टोरी छपी थी एक दिन पहले जिसको मैंने जिक्र किया था। उनका एनालिसिस ये है कि हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो रियासी का जो हमला वो 9 जून को हुआ उसको बहुत सीरियसली लेती है। उसकी क्या वजह है? रियासी का हमला जो है वो पिलग्रिम्स की, यानी जो इबादत करने के लिए जाना चाहते थे उनके ऊपर, जो पिलग्रिम्स के ऊपर हमला हुआ जो कि जा रहे थे विष्णु के टेम्पल पे, और वहाँ पे बस का ड्राइवर जब हलाक हुआ हमले में तो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। बस जाके किसी रेवन में या पानी की स्ट्रीम के अंदर गिरी, जिसके नतीजे में उस वक्त 9 लोगों की कहते हैं कि हलाकत हुई। इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है कि रियासी का जो हमला हुआ है बस के ऊपर, इसकी 2 सिग्निफिकेंस है। एक तो ये नरेंद्र मोदी ने जो अपनी थर्ड उनकी इनॉग्रेशन हुई है एज प्राइम मिनिस्टर, उससे सिर्फ 1-1.25 घंटे पहले हुआ, तो इसकी एक तो टाइमिंग है। सेकेंडली ये है कि वो समझते हैं कि अमरनाथ में बहुत बड़ा उनका एक यात्रा होती है जो जून 29 से लेके अगस्त की 19 तारीख तक होनी है, 20 दिन की। ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, यहाँ पे हज़ारों शायद लाखों लोग आते हैं और इसकी सिक्योरिटी पहाड़ों के ऊपर होती है अमरनाथ यात्रा। तो वैसे ही इसकी सिक्योरिटी बड़ी मुश्किल होती है, मौसम ख़राब होता है, जगह बड़ी अजीब हॉस्टाइल किस्म की है। तो यहाँ वो समझते हैं कि एक मैसेज जो है वो दिया गया है कि भाई आप बहुत ज़्यादा ना खेलें, इसकी एक सिग्निफिकेंस है। मैं समझता हूँ कि अगर ये वाकई ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तानी ज़राए ब्लॉग इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की तरफ से उनको एक मैसेज दिया गया है कि आप पाकिस्तान के अंदर इतनी ओपन टारगेटिंग जो कर रहे हैं, हम आपको रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी जो है यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, अब हिंदुस्तानी ज़राए ब्लॉग ये कह नहीं रहे कि ये हमले जो हैं वो ISI ने किया है, वो सिर्फ उसको लिखे इस तरह से रहे हैं कि आपको यही नज़र आता है कि वो समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से जो है वो करवाए जा रहे हैं। एक और वजह उनको बहुत सीरियसली ये लगती है कि कहते हैं कि मोदी जो सरकार है उसने 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में बड़ा मैसिव किस्म का क्रैकडाउन किया और कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी ग्रुप्स की मिलिटेंसी थी उसको उन्होंने बड़ा कर्ब कर लिया। उसके बाद जो मिलिटेंसी है वो जम्मू में अपीयर होने लग गई है, जहाँ पिछले 15, 16, 17 बरस में मिलिटेंसी बड़ी अंडर कंट्रोल थी या नहीं थी, और वहाँ पे 2021 के बाद वो समझते हैं कि खासी मिलिटेंसी हुई है। और इस वक्त जो सारी मिलिटेंसी 2024 में उनके सामने आ रही है वो जम्मू के अंदर है, जहाँ वो कहते हैं कि कुछ अर्सा पहले जम्मू के अंदर लो फ्लाइंग ड्रोन्स जो हैं उन्होंने IED एक्सप्लोसिव्स जो हैं वो बाज़ मिलिट्री कैंप्स के ऊपर ड्रॉप किए, जो टोटली नया फिनोमेना था। फिर इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस या मैग्नेटिक स्टिकिंग डिवाइसेस जो हैं वो भी जम्मू के एरिया में पाई गई। मुझे ख़तरा ये है कि खुदा बेहतर जानता है कि सारे वाक़यात के पीछे असल हकीकत क्या है, यानी किस किस्म की कम्युनिकेशन हो रही है 2 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और इस्टेब्लिशमेंट्स के दरमियान में। बिकॉज 2021 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आप जानते हैं कि जनरल बाजवा के ज़माने से एक सीज़ फायर जो है वो चला आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जो तीसरी हुकूमत है वो इन वाक़यात को एक्सक्यूज़ और बेसिस बना के जो 2021 का सीज़ फायर है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल पे ख़त्म कर देगी। अगर ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ही की इसमें एक उनकी ही स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, ये पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी हुकूमत जो बहुत ही गैर मकबूल है वो भी चाहेगी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज़ फायर है वो ख़त्म हो जाए। और जब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये सीज़ फायर ख़त्म होगा तो बड़ी डाइवर्जन पैदा हो जाएगी इंटरनल पॉलिटिक्स से। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को भी बहुत सेटबैक आया है
जहाँ आप देख रहे हैं कि उनका जो अलायंस था वो पहली दफ़ा ये है कि बीजेपी खुद से हुकूमत 2014 के बाद 2014 में भी उनके पास इतने नंबर थे कि वो बगैर किसी और जमात की मदद के हुकूमत बना सकते थे, लोकसभा में इतने उनके पास नंबर थे। और 2019 में ऑफ कोर्स उनके पास 303 अपनी सीटें थी, तो अलायंस उनके लिए मैटर नहीं करता था, उसकी ऑप्टिक्स की सूरत हाल थी। पहली दफ़ा है कि 2 या 3 और जमातों के साथ मिलकर, और वो आसान अलायंस उनका नहीं है जिन जमातों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने अभी ये हुकूमत बनाई है। और तो ये भी उनकी भी एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, और पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है और जो पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन है, उनकी भी रिक्वायरमेंट है कि अगर हिंदुस्तान के साथ तनाव की सी कैफियत, टेंशन की कैफियत पैदा हो जाए तो अंदरूनी सियासत में उसकी आपको मदद मिल सकती है। बदकिस्मती से वैसे तो हम लोग ये बिलीव करते हैं कि रियासतें और उनके डिसीजन मेकर्स स्ट्रेटिजिक रिक्वायरमेंट्स पे खेलते हैं रियासत की, लेकिन जो दुनिया की स्टडी अगर आप करें, दुनिया की सियासत को आप बहुत इन बिटवीन द लाइंस उसको पढ़ते हैं, और आई एम ए कीन स्टूडेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ऐसा लगता है कि हुकूमतों की जो ज़ाती रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉमन आदमी को यही यकीन दिलाया जाता है, खास करके जिस तरह ये थिंक टैंक्स वगैरह लिखते हैं कि ये स्ट्रेटिजिक रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन ये अमूमी तौर पर सियासी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हुकूमतों के अंदर। और इस वक्त आपको हिंदुस्तान में भी एक सियासी रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है, और पाकिस्तान के अंदर भी एक सियासी रिक्वायरमेंट आपको जो है वो नज़र आ रही है। एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि जम्मू की असम्बली के इलेक्शन भी होने हैं। वैसे तो कश्मीर में अभी जो जनरल इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, उनको कोई ख़ास मसला नहीं था, उन्होंने वैसे कैंडिडेट भी नहीं खड़े किए ज़्यादा। लेकिन आगे जम्मू का इलेक्शन उनको ऐसा लगता है कि अगर जम्मू में इस तरह के हमले होते रहते हैं तो बीजेपी की जो सियासी गिरफ्त है कमज़ोर हो सकती है, लेकिन ये उनका एक इंटरनल किस्म का व्यू है। तो प्रिंसिपली तौर पर अच्छा, पाकिस्तान में बाज़ लोगों को ये भी शक है, ये वैसे बड़ी अजीब, मैंने भी इसका इजहार किया था पिछले वीलॉग्स में, लेकिन ब्रिगेडियर साहब के हमले से पहले तक तो मुझे ये था कि जो मुख्तलिफ मिलिटेंट्स हैं, जो 21 असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हुई हैं लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और सिखों पे, एक टैसिट अप्रूवल दिया गया होगा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, कि आप इसको टारगेट्स को टेक ऑफ कर सकते हैं, और एक तरह से गुडविल आप दे रहे हैं, बिकॉज हिंदुस्तानी बड़ी अजीब अजीब फरमाइशें करते रहे हैं। 2021 में मेरा ख्याल है जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने इमरान खान से इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान ला सकता हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान में ताल्लुकात जो हैं बड़े बेहतर हो जाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज दैट आर वेरी फेमिलियर टू दैट इंटरेक्शन, इमरान खान ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हमें कुछ ना कुछ करना होगा हिंदुस्तानियों को खुश करने के लिए, ताकि उनको लगे कि वो हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इमरान खान ने उनसे पूछा जनरल बाजवा से उस स्टेज के ऊपर, मैंने पिछले एक वीलॉग में भी इसका जिक्र किया था, तो कि क्या हमें करना होगा। तो उस पर जनरल बाजवा ने कहा कि वो कहते हैं कि हम दाऊद इब्राहिम जो हैं, जो कहीं कराची और यूएई के दरमियान में होते हैं, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दी हुई है, उन्हें हमें हवाले करना होगा। तो इमरान खान ने उनसे पूछा कि ये हम कैसे करेंगे, ये तो बड़ा खुल्म खुला लगेगा कि हमारी इसमें हम मुलव्वस हैं, ये तो इसमें तो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी कोई नहीं है, जबकि इतने अरसे से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने दाऊद इब्राहिम को प्रोटेक्ट किया हुआ है, और फिर खुदा जाने वो वहाँ जाके क्या उससे स्टेटमेंट ले लें, मुंबई के जो आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो हमला हुआ था 1993 में। तो जनरल बाजवा ने उसके जवाब ये दिया जी कि हम ड्रग करके, जो मुझ तक बात पहुंची है कि नेपाल में उनको हवाले कर देंगे और प्लॉजिबिलिटी डिनाइबिलिटी होगी। इमरान खान ने इस वक्त सोच के उनको कहा कि नहीं हम ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इसका क्लियरली हम पे इल्ज़ाम आएगा, दिस इज़ पॉलिटिकली अनपैलेटेबल। ये मैं वाकई आपको इस चीज़ सुना रहा हूँ कि हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने चाइनीज़ टॉर्चर टेस्ट के तौर पर पाकिस्तानी सिस्टम के लिए कुछ ऐसी पेनफुल रिक्वायरमेंट्स रखी हैं कि अगर आप शो करते हैं कि आप वाकई सीरियस हैं हमारे से ताल्लुकात इंप्रूव करने के लिए, तो आप हमारी ये प्री कंडीशंस को मीट करें। जब आप इस वाक़े को जहन में रखते हैं, जो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया, तो फिर आपके जहन में आता है कि शायद ये एलईटी के या जैश ए मोहम्मद के या सिख मिलिटेंट्स जो हैं, इनको टेक ऑफ करने के लिए, टेक आउट करने के लिए एक टैसिट अप्रूवल जो है वो पाकिस्तान की साइड से दिया गया हो कि आप इनको टारगेट कर सकते हैं, और एक तरह का हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान के एक एक्स आर्मी ऑफिशियल को टारगेट करना, और अगर ये वाकई उधर से किया गया जैसा क्रेडिट लिया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि दे हैव डिसाइडेडली क्रॉस द रेड लाइन, क्योंकि इसके बाद अगर रिस्पॉन्स पाकिस्तान की साइड से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता, या हो सकता है ये रिस्पॉन्स जो जम्मू में हुआ है ये ऑलरेडी एक इनिशिएशन है रिस्पॉन्स की, तो अदरवाइज तो फिर दो ही इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो आप ये होगा कि भाई आपने अप्रूवल उनको दिया, लेकिन कैसे आप अप्रूवल दे सकते हैं इस किस्म की चीज़ों का। दूसरा ये है कि आप इतने हेल्पलेस हो चुके हैं, ये इतने बंधे हुए हैं, आप इस किस्म के प्रेशर्स हैं कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो ये कि चंद दिनों में इसकी सूरत हाल जो है ज़्यादा खुल के हमारे सामने आ सकेगी। अब मैं 2-3 क्विकली, बड़ी गर्म जगह पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे लाहौर की तरह की गर्मी है, मैंने बड़े हालात है मेरे इस वक्त। तो 2-3 क्विक मैं डेवलपमेंट्स पर जिक्र कर दूँ कि बैरिस्टर अकील मलिक जो हैं, जिनका मैंने शुरू में भी रेफरेंस किया, जो PMLN के एक स्पोक्स पर्सन है, सियासी किस्म के आदमी हैं और खासी गैर ज़िम्मेदार हैं, उनकी मसलसल स्टेटमेंट पिछले कुछ 36 घंटों से पाकिस्तानी अखबारात में चल रही है, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ को और बेसिकली अमरीकी पाकिस्तानी डायस्पोरा को वार्न किया है कि आप लोग पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आपके ख़िलाफ़ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, और बड़ी सख्त आपके ख़िलाफ़ स्टेट की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मैं समझता हूँ कि जो अगर ज़िम्मेदार लोग कोई हैं आगे पीछे पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर, पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा से मेरी रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से मेरी रिक्वेस्ट है, और पाकिस्तान के इदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अकील मलिक साहब के मुँह के ऊपर
टेप बांधें, उनको कहें कि अंडर दी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जहाँ पहले ही FBI जो है वो मेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि FBI पाकिस्तानी अमेरिकन को कांटेक्ट कर रही है खुद से, नकील गुप्ता के यहाँ पे जब उनको लाया गया है चेक रिपब्लिक से, उसके बाद FBI एक प्रोजेक्ट पे मुझे लग रहा है कि काम कर रही है जिसपे वो डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं उन तमाम इंस्टेंसेस को पाकिस्तानी अमेरिकन से जहाँ जहाँ उनको या उनके घर वालों को या ख़ानदानों जो है उनको टारगेट किया जा रहा है बाय द पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस। और ये चीज़ पाकिस्तान की ब्रांडिंग के लिए अच्छी नहीं होगी। तो अकील मलिक तो एक गैर जिम्मेदार आदमी है, मैं एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी नेशनलिस्ट की हैसियत से समझता हूँ कि उनका मुंह बंद करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पर जो उनकी स्टेटमेंट है ये खुल्लम खुल्ला वो धमकी दे रहे हैं पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा को PTI का नाम इस्तेमाल करके, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ऑन रिकॉर्ड अगेंस्ट द पाकिस्तान। तो उनको ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये क्लियरली एग्जाम्पल और एविडेंस है ट्रांस नेशनल रिप्रेशन की। दूसरी एक मैं समझता हूँ एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्स आया है पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर जनाब एहसन इकबाल साहब की तरफ से, जिन्होंने डिप्लोमेट की स्टोरी के ऊपर रिएक्ट किया है। चूँकि डिप्लोमेट की स्टोरी के ऊपर बहुत से पाकिस्तानी वीलॉगर्स ने उसका जिक्र किया, चर्चा किया, मैंने भी उसके ऊपर एक वीलॉग किया, उसको भी 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं पिछले 24 घंटे में, जिसमें डिप्लोमेट ये एक ऐसी पब्लिकेशन है जो एशिया पैसिफिक और चाइना के अफेयर्स पे स्पेशलाइज करती है। डिप्लोमेट ने ये एनालिसिस ऑफर किया कि जब आप पिछली 2018 से अब तक की जो 5 स्टेटमेंट्स या 3 या 5 स्टेटमेंट्स देखते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट्स चीन और पाकिस्तान की, जब भी हाई लेवल मीटिंग्स हुई उसके बाद जो स्टेटमेंट्स इशू हुई, तो उसमें आपको एक वाज़ेह तब्दीली नज़र आती है कि कैसे 2022 मई तक तो पाकिस्तान जो है वो चाइना के लिए हाई प्रायोरिटी एरिया था, पाक चाइना रिलेशनशिप, लेकिन उसके बाद 2023 से 24 में उसको अब प्रायोरिटी लिखा गया। यानी इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहले था। और उसमें डिप्लोमेट का क्लेम ये था, उनका एनालिसिस ये था कि जब इसको आप इन बिटवीन द लाइन पढ़ते हैं तो चीनी 2 वजूहात से इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से अपसेट हैं और अपने डिस्प्लेजर को कन्वे कर रहे हैं। वो 2 इश्यूज और टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, दोनों ब्रॉड बेस्ड हैं। एक स्टेबिलिटी है, दूसरी सिक्योरिटी है। स्टेबिलिटी से वो ये कहते हैं कि आपकी कोई डेवलपमेंट और ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ नहीं करेंगे अगर आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। उसके लिए चीनी ब्रॉड बेस्ड टर्म्स पाकिस्तान को कहते हैं कि आपको एक इंटरनल कंसेंसस एग्रीमेंट और एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इधर वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बेचैनी है इसका आप हल खुद ढूंढें। वो ये नहीं कह रहे कि इसका हल क्या है कि अब इमरान खान के साथ बात करें ना करें, लेकिन कह रहे हैं कि इस सियासी बेचैनी को आपको कंट्रोल करना होगा। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट अभी तक ये समझ रही है कि मार धाड़ करके जो है वो इस सारी चीज़ को ख़त्म कर देंगे। अगर खामोशी हो जाएगी, सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे, इमरान खान के केसेस को लटकाते चले जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर जो बैठे हुए 4-5-6 व्लॉगर्स हैं हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो हमें वो स्टेबिलिटी जो है वो हासिल हो जाएगी। वो जो आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप एक ही चीज़ करते चले जाएँ हर दफ़ा आप ये करें, यही चीज़ कह के उसी को रिपीट करें, ये कह के कि अब मुझे इसके रिजल्ट्स मतलूबा मुख्तलिफ मिल जाएंगे, तो इसको उन्होंने कहा था दिस इज़ एकिन टू मैडनेस, कि पागलपन है। 2.25 बरस हो चुके हैं, यही मार धाड़ की स्ट्रेटजी है और यही चल रही है। उसके बावजूद हर दफ़ा वो ये एक नई सीरीज़ ऑफ रेन ऑफ टेरर करके वो ये समझते हैं कि अब हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है चीनी उनको ये बता रहे हैं कि आपको स्टेबिलिटी के लिए सीरियस काम करने की ज़रूरत है। शायद हो सकता है कि अब इसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और निज़ाम हुकूमती रजीम जो है उसको ये बात समझ आ जाए। दूसरी चीज़ जिसकी तरफ चीनी इशारा कर रहे हैं वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। वो कहते हैं जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी, आपको स्ट्रेंथ नहीं होगी, आपके वन सेकेंड इकनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं होगी, आपके पास प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। और सिक्योरिटी में जहाँ चीनियों का कंसर्न ये है कि जिस तरह से चीनी इंजीनियर्स और एसेट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, आपको पता है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हमला हुआ, बलूचिस्तान में हमले हुए, खैबर पख्तूनख्वा में हमले हुए, दासू जो डैम प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक उसके हवाले से हमले हुए, मार्च में दोबारा हमले हुए इस हवाले से। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि, और चीनियों का शक ये है कि या तो पाकिस्तानियों की एक कैपेसिटी इशू है, सीरियसली यहाँ पे कैपेसिटी इशू है कि आपकी कैपेसिटी एट क्वेश्चन है, हालांकि आपने पूरा कोर बनाया हुआ है प्रोटेक्शन देने के लिए। दूसरा ये है कि आपकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या विलिंगनेस नहीं। अब इसके अंदर ऐड कर दें कि जिस तरह से हिंदुस्तानी एजेंसी चलें, चीनियों पे जो हमले हो रहे हैं वहाँ तो एक प्रॉक्सी खड़ी की गई हुई है कि कहीं TTP कर रही है, कहीं अननोन लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जो हमले हो रहे हैं जिसमें अब ब्रिगेडियर अली हमजा पे हमला हुआ, इसकी तो खुल्लम खुला क्रेडिट जो है वो हिंदुस्तानी ज़राए अबलाग ले रहे हैं, वजूहात बता रहे हैं कि जिसके ऊपर हमला हुआ वो क्यों हुआ, इसका कैसे संजवान जो कैंप है उसके साथ ताल्लुक था। तो इन अदर वर्ड्स हिंदुस्तानी अपने ज़राए अबलाग से चीनियों को, पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम बहुत आसानी से पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर इतना पेनिट्रेट कर चुके हैं कि हम जहाँ चाहें अटैक कर सकते हैं। तो वंस अगेन जो चाइनीज़ जिस सिक्योरिटी पे एम्फसाइज कर रहे हैं, हिंदुस्तानी उसी आर्गूमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बेबसी का और पाकिस्तानी इदारों की बेबसी और कमज़ोरी को हाईलाइट कर रहे हैं इन हमलों से। और ज़ाहिर है कि ये चीन के लिए बड़ा कंसर्न है। चीन एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर है इस वक्त, दुनिया का दूसरा पोल है, और उनका जो मेन एलाय था वेस्टर्न हेमिस्फीयर के ऊपर वो पाकिस्तान था। जहन में रखें कि 2014 में जब CPEC का इनिशिएट किया गया, तो CPEC को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो 100 से ज़्यादा ममालिक में जिसको इनिशिएट किया गया 2014 और 15 के दरमियान में,
उसका उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे जो की प्रोजेक्ट या फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था वो पाकिस्तान को सीपैक को बनाया गया, यानी सीपैक को महफूज समझा गया, सीपैक को उसकी प्रिंसिपल एग्जाम्पल, गोल्डन एग्जाम्पल के तौर पर बनाया गया। तो अब चीनियों के लिए ज़ाहिर है बड़ी तशवीश की बात है कि पाकिस्तानी ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही इसे कहते हैं एक सिक्योरिटी की सिचुएशन कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पाकिस्तानी जितनी भी तवज्जो है इस वक्त रजीम की, वो सारी की सारी हम जैसे बेकार किस्म के, मैं समझता हूँ, लोग जो सिर्फ ज़बानी बोलते हैं, और ये यानी आप व्लॉगर को टारगेट कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया टीम्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैठी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के नीचे काम कर रही हैं, ISPR के नीचे काम कर रही हैं, इंटेलिजेंस के नीचे काम कर रही हैं, वो 1000 से ज़्यादा लोग या शायद 1500 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। वो बाकायदा सोशल मीडिया पे आके चीज़ें लिख भी रहे हैं, वो आपकी वीडियोस को स्लो डाउन भी कर रहे हैं, वो टारगेट भी कर रहे हैं, आपने ट्विटर भी बंद किया। तो आपकी तमाम तर जो एनर्जी है, और पिछले बरस में 20 अरब रुपए लगाए गए, मजीद तकरीबन 18-20 अरब रुपए इस साल मांगे गए हैं। तो आपकी जो तमाम तर फोकस एनर्जी है, जो ह्यूमन रिसोर्स की डिप्लॉयमेंट है, वो आपकी लगी हुई है इन चीज़ों में। और जब आपकी एक रियासत के की इदारों की ह्यूमन रिसोर्स की डिप्लॉयमेंट इस तरफ लगी होगी, तो जो अक्सर में चैलेंजेस हैं, असल चैलेंजेस तो सोशल मीडिया है नहीं। यहाँ तो आपके पास एक नैरेटिव होना चाहिए, एंगेजमेंट की एबिलिटी होनी चाहिए। जो असल इशू है कि कैसे ये दहशतगर्द जो खा TTP हैं या कुछ और हैं या एंटी चाइना फैक्टर्स हैं, वो किस तरह से खुल्लम खुल्ला आपके मेजर जो आपका जो स्ट्रेटेजिक एलाय है 60 साल से, 1960 की दिहाई से, उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं। आपके तमाम तर जो स्ट्रेटेजिक पैराडाइम है उसको उन्होंने क्रैकडाउन या रप्चर कर दिया, उसमें उन्होंने होल्ड कर दिया, हिला के रख दिया है। और दूसरी तरफ वो आपकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं, जब अब जैसे अली हमजा पे उन्होंने हमला किया। तो यहाँ पर आपको रियासत की प्रायोरिटीज़ जो है बड़ी कंफ्यूजिंग नज़र आ रही है, और यही चीज़ जो है वो चीनी देख रहे हैं। और अब ये बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी सिस्टम को समझ नहीं आ रहा कि उनकी एक्चुअली प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है। जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं करेंगे और एक्चुअल दुश्मन के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे, उस वक्त आप इसका कोई हल जो है वो नहीं निकाल सकते। तो एहसन इकबाल साहब इल्ज़ाम ये दे रहे हैं कि डिप्लोमेट जो है उसने सारा प्रोपेगेंडा किया, ये सोशल मीडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालांकि एहसन इकबाल मैं समझता हूँ, आई थिंक यूपेन से उन्होंने मास्टर्स किया, USAID के स्कॉलरशिप पे किया, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, नफीस आदमी हैं, और मैंने तो बड़ी दफ़ा उनकी तारीफ़ भी की, लेकिन गुमराह हो चुके हैं। और इस मौके पे भी एहसन इकबाल की तरह का इंटेलिजेंट आदमी जब इस किस्म की बातें करता है तो यकीन मानिए बहुत अफसोस होता है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले एहसन इकबाल साहब ने ईद से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि हम ये समझते हैं और हमें लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को अगर आपने पाकिस्तान की तरक्की करनी है तो 5 साल के लिए इमरान खान को आपको जेल में रखने की ज़रूरत है। उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब जो पाकिस्तान के डिस्टिंग्विश्ड लीगल एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उसमें कहा मैं बहुत उदास रहा हूँ पूरा दिन जब मैंने एहसन इकबाल जैसे पढ़े लिखे आदमी की, समझदार आदमी की स्टेटमेंट देखी कि आपको इमरान खान को हमें जेल में रखने की ज़रूरत है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का तमाम अदालती और जस्टिस सिस्टम जो है वो आपके कंट्रोल में है और आप उससे अपनी मर्जी के तमाम फैसले हासिल कर सकते हैं। तो प्रायोरिटीज़ जो हैं ये शरीफ एंड चौधरी निज़ामुद्दीन सिस्टम की प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है। ये चीज़ चीनी इनको बताना चाह रहे हैं, यही चीज़ है जिसको ये समझ नहीं पा रहे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बहुत क्विकली जिक्र कर दूं कि अब ये जो दिन शुरू हो रहा है जून 20 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस जो है वो लगना है। और ये केस वो केस है जहां पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 2 मेंबर बेंच बनाया, जिसमें वो खुद हैं, साथ उनके नईम अफ़गान हैं जो उनके बहुत उनके समझा जाता है कि वो टोटल ट्रस्टेड उनके अगर कोई जज हैं तो नईम अफ़गान साहब हैं। और यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पिटीशन लेके आया हुआ है अगेंस्ट द इलेक्शन, अगेंस्ट द लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं मलिक शहजाद खान, जिनको हटा भी दिया गया, उनको एलिवेट कर दिया गया इसीलिए, इसी झगड़े की वजह से कि उन्होंने 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को स्क्रूटनाइज करने के लिए। और उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि बनने ही नहीं चाहिए थे, हम तो खुद ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, वो एक पिटीशन लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और वो पिटीशन की आज उसकी समाअत होनी है। और यहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से सलमान अकरम राजा और बहुत से वकील यहाँ हाजिर होंगे, और एक मेन उनकी कंटेंशन ये होगी PTI की तरफ से कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को PTI से रिलेटेड कोई भी केसेस नहीं सुनने चाहिए, बिकॉज तहरीक इंसाफ उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसको एक्सेप्ट करते ही नहीं करते, अगर उसको रिजेक्ट भी कर देंगे तो मेरा ख्याल है इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ अपील करेगी, जिसके लिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक लार्जर बेंच जो है बनाना पड़ेगा। लेट्स सी अगले चंद घंटों में जब ये डेवलपमेंट होती है तो मैं इस हवाले से मजीद कॉमेंट करूँगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।